स्वागत है साथियों। दृष्टि क्विक बुक समरी में हम लोग मुग़ल काल पढ़ रहे थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जहांगीर। जो अभी तक के शासक हैं मुग़ल काल में, उनका जो वीडियो है वो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, उसको आप देख सकते हैं। ज्योग्राफी के भी वीडियोज़ हैं और भी बहुत सारे हैं, आप प्लेलिस्ट विजिट करें। जो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं मैंने उनको अंडरलाइन कर रखा है, हाईलाइट कर रखा है, जिससे कि आपके लिए ये आसान होंगे। तो शुरू करते हैं जहांगीर के बारे में। देखिए, जहांगीर का जो जन्म है वो शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से अकबर की पत्नी मरियम उज़मानी के गर्भ से हुआ था, इसलिए इनका नाम रखा गया सलीम। इसके बाद जब अकबर की मृत्यु होती है तो उसके पश्चात ये एक उपाधि से मुग़ल साम्राज्य के शासक बनते हैं। वो उपाधि है नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी। तो इस उपाधि को भी याद रखेंगे, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी। इनका जो राज्यारोहण है विवादास्पद थोड़ा रहा। तो होता क्या है कि जो जहांगीर की जगह थे उनके बड़े बेटे राजकुमार खुसरो, उनको कुछ लोग सम्राट बनाना चाहते थे। इनमें थे प्रमुख राजा मान सिंह और मिर्ज़ा अजीज़ कोका। हालांकि उनके दल की संख्या कम थी, इसीलिए सलीम को उत्तराधिकारी चुन लिया गया और अकबर ने स्वयं सलीम के सिर पर शाही ताज रखकर उनको राज्य का उत्तराधिकारी चुना। अगर प्रारंभिक कार्यों की बात करें तो इन्होंने एक दस्तूरुल अमल की घोषणा की। ये दस्तूरुल अमल क्या है? तो कुछ नियम हैं जिनके ज़रिए इनका शासन चलना था। तो इसमें प्रमुख बातें क्या थीं? तो इन्होंने जो कर थे ज़कात और तमगा, इनका यहाँ पर निषेध कर दिया। आम रास्ते में डकैती चोरी के संबंध में नियम बना दिए। जो मृत व्यक्तियों की संपत्तियाँ हैं, अगर उनके उत्तराधिकारी नहीं हैं तो उनका उपयोग सार्वजनिक निर्माण कार्य में किया जाए। मदिरा या मादक द्रव्यों की बिक्री पर रोक लगा दी। इसके पहले अपराधियों के घरों की कुर्की और उनके नाक कान काट लिए जाते थे, तो उन पर भी निषेध लगा दिया गया और संपत्ति पर बलपूर्वक अधिकार करने का निषेध किया गया। अस्पतालों का निर्माण तथा रोगियों की देखभाल के लिए वैद्यों की नियुक्ति की बात की गई। सप्ताह में 2 दिन, गुरुवार जो कि जहांगीर का राज्याभिषेक का दिन था और रविवार जो कि अकबर का जन्मदिन था, तो दोनों दिन पशु हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। सड़कों के किनारे सराय, मस्जिद तथा कुओं का निर्माण कराया गया। मनसबों तथा जागीरों का सामान्य प्रमाणीकरण कराया गया। जो अदद मास थी आइमा, भूमि का प्रमाणीकरण कराया गया। दुर्गों तथा प्रत्येक प्रकार के बंदी गृहों के सभी बंदियों को क्षमादान की अनुमति दी गई। इसके अलावा जिसके लिए जहांगीर प्रसिद्ध हैं कि आगरा के किले की शाहबुर्ज के बीच उन्होंने एक न्याय की जंजीर लगवाई थी, जिससे कि जनता आए और अपनी शिकायतों को सम्राट के सम्मुख रख सके। तो देखेंगे इन नियमों के तहत जहांगीर ने बहुत उदारवादी शासक के रूप में अपनी स्थिति प्रारंभ करनी चाहिए। लेकिन शुरुआत में ही शहजादा खुसरो का विद्रोह हो जाता है, क्योंकि मान सिंह और मिर्ज़ा अजीज़ कोका का समर्थन इन्हें प्राप्त था और इन्होंने राज्याभिषेक के समय इस विद्रोह को दबाते हुए आगरा के किले में उसको बंदी बना करके रखा था। आप जानते हैं कि खुसरो ने फिर से विद्रोह किया, जिसका समर्थन सिख गुरु अर्जुन देव ने भी किया था। तो यही वजह थी कि बादशाह जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को शहजादा खुसरो का समर्थन देने के कारण मौत के घाट उतार दिया और इसी के बाद सिखों और मुगलों के मध्य जो है अत्यंत कड़वाहट पैदा हो गई थी। अगली बात करें तो खुर्रम के साथ दक्षिण अभियान के समय खुसरो की हत्या कर दी। तो खुर्रम कौन थे? अगले आप शासक देखेंगे शाहजहां, वही है खुर्रम। तो खुर्रम के साथ दक्षिण के अभियान के समय खुसरो की हत्या कर दी जाती है और आप देखेंगे तो इलाहाबाद में खुसरो बाग है, जहाँ ला करके इनको दफना दिया गया। नूरजहाँ की क्या इसमें राजनीतिक भूमिका थी? तो नूरजहाँ जो थी वो जहांगीर की पत्नी थी। विवाह के बाद इनको नूरमहल की उपाधि प्राप्त हुई। बाद में इनको उपाधि जो है नूरजहाँ कर दी गई, यानी कि संसार की रोशनी इसका शाब्दिक अर्थ होता है। जबकि इनके बचपन का नाम था मेहरुन्निसा और इनके पिता का नाम था गयास बेग, ये पर्सिया के निवासी थे। तो जहांगीर ने गयास बेग को उपाधि प्रदान की थी, वो उपाधि है एतमादुद्दौला। तो ये नाम कई बार आप सुनेंगे, एतमादुद्दौला। तो ये कौन थे? तो गयास बेग ही थे, जो कि मेहरुन्निसा यानी कि नूरजहाँ के पिता थे। जो जहांगीर का शासनकाल है इसमें नूरजहाँ गुट का बड़ा प्रभाव था। इसमें कौन कौन थे? तो इसमें उसके पिता थे एतमादुद्दौला, माता असमत बेगम, माता पिता दोनों थे, भाई असफ खान और शहजादा खुर्रम। तो ये चारों इसमें सम्मिलित थे, जिनका गुट का बड़ा प्रभाव रहता था जहांगीर के निर्णयों में, उनके शासन में। तो नूरजहाँ ने क्या किया कि जहांगीर के एक पुत्र थे शहरयार, तो उनके साथ उनके एक पहले पति से एक पुत्री थी लाडली बेगम, उसका विवाह किया और शहरयार को अपने गुट में खुर्रम की जगह प्रोत्साहित किया। तो कुल मिलाकर के वो अपना एक पैरेलल गवर्नमेंट बनाना चाहती थी। यहाँ तक कि नूरजहाँ जो थी वो जहांगीर के साथ झरोखा दर्शन भी देती थी और सिक्कों पर बादशाह के नाम के साथ उसका भी नाम अंकित होता था
और माना जाता है कि जो शाही आदेश होते थे उस पर बादशाह के साथ साथ नूरजहाँ के भी हस्ताक्षर होते थे, तो काफ़ी प्रभाव था। जहांगीर के जो राजनीतिक अभियान थे उनको देखते हैं। तो 10 वर्षों तक 1605 से 1615 तक निरंतर मेवाड़ पर उन्होंने सैनिक अभियान कराया, तो काफ़ी कठिन रहा। इसके बाद अमर सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया और जब इसकी सफलता मिलती है तो खुर्रम को शाह खुर्रम की उपाधि प्रदान की गई। मेवाड़ अभियान की जब सफलता मिलती है तो खुर्रम यानी कि शाहजहाँ को शाह खुर्रम की उपाधि प्रदान की गई। हालांकि जहांगीर के काल में भी अकबर के समान राजपूत राजाओं के साथ संबंध बने रहे और उनको मुग़ल दरबार में बड़े पद दिए जाते रहे। अगले बात करें तो 1620 में कांगड़ा की विजय करते हैं। ये भी बहुत कठिन अभियान था जो उसके मुख्य अभियानों में थे। तो 4 महीने तक लगभग घेराबंदी चली। बाद में यहाँ का जो नेतृत्व किया वो शाहजादा खुर्रम ने ही किया। कांगड़ा की सेना ने फिर से आत्मसमर्पण कर दिया और जब वो जीतता है तो माना जाता है कि जहांगीर ने एक गाय को कटवाकर जश्न मनाया था। दक्षिण अभियानों की बात करें तो दक्कन में जहांगीर ने अपने पिता द्वारा आरंभ किए गए कार्य को पूरा करने का प्रयत्न किया, क्योंकि अकबर के समय खानदेश और अहमदनगर राज्य के कुछ ही भागों को जीता गया था, लेकिन अहमदनगर राज्य समाप्त नहीं हुआ था। इस समय वहाँ का वजीर था मलिक अंबर। तो 1617 में अहमदनगर राज्य और मुग़लों में एक संधि हो गई। इसमें क्या होता है तो बीजापुर के राजा थे आदिल शाह ने खुर्रम को मूल्यवान उपहार दिया और बदले में जहांगीर ने उन्हें फर्जंद यानी कि पुत्र की उपाधि दी। खुर्रम जब वापस आता है तो वापस आने के बाद उसे शाहजहाँ की उपाधि दी गई। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। ज़्यादा दिन तक ये संधि का पालन नहीं होता है। फिर से मलिक अंबर विद्रोह कर देता है और शहजादा खुर्रम जो थे, जो शाहजहाँ के नाम से थे, उन्होंने इसको फिर से दबा दिया। लेकिन आप देखेंगे 1622 में ठीक 2 वर्षों बाद ही कि वहाँ पर शहजादा खुर्रम खुद ही विद्रोह कर देते हैं और अहमदनगर फिर से मुग़लों के नियंत्रण से बाहर हो गया। तो अहमदनगर एक बड़ी चुनौती बन गया। इसके बाद जो खुर्रम यानी कि खुर्रम ने जो विद्रोह किया था उसका दमन करने के लिए जहांगीर ने महाबत खान को अहमदनगर भेजा और मलिक अंबर पर दबाव देकर शाहजहाँ को अहमदनगर से निष्कासित कराया। तो आप देखेंगे अपने परिवार में ही काफ़ी उलटफेर हो जाता है। बालाघाट पर मुग़लों का पूरा पुनः नियंत्रण स्थापित हो गया। बाद में मलिक अंबर की मृत्यु हो जाती है। मलिक अंबर ऐसे थे कि जिन्होंने दक्षिण में टोडरमल की भू राजस्व प्रणाली को लागू किया था और उन्होंने जो ठेके इजारे पर ज़मीन देने की पुरानी प्रथा था उसको समाप्त कर दिया था। इसके बाद देखिए कंधार। तो कंधार आप देखेंगे कई बार ये आएगा, कई बार मुग़लों के हाथ में आएगा जाएगा। 1649 तक ये कार्यक्रम चलता रहता है। तो अभी 1622 में देखेंगे कि कंधार जो है उसका सामरिक महत्व बहुत था। कारण क्या था कि जो फारस का रास्ता था भारत और फिर फारस के बीच में, तो एक बैकबोन था ये भारत का प्रवेश द्वार और मध्य एशिया और फारस से आने वाले आक्रमणकारियों को रोकने का एक प्राकृतिक युद्ध मोर्चा था। तो इसलिए इसका बड़ा महत्व था। तो 1622 में फारस के शाह अब्बास ने कंधार को मुग़लों से पुनः छीन लिया, जिससे जहांगीर के शासनकाल में ही कंधार ईरानियों के कब्जे में चला गया। तो जहांगीर के शासनकाल में कंधार चला जाता है इनके कब्जे से। जहांगीर की राजपूत नीति की बात करें तो कमोबेश जहांगीर के समय अकबर के जरिए ही जैसी नीतियाँ थीं लगभग वैसे ही बनी रहे। अगर धार्मिक नीतियों की बात करें तो अकबर ने चलाया था दीन इलाही, उसको इन्होंने समाप्त कर दिया। हालांकि उनकी जो सुलह कुल की नीति थी उसको जारी रखा और इसने अपनी कलाई पर राखी बंधवाई। 1612 में इसने रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। कुछ अपवाद भी इसके मिलते हैं, जैसे कि अपवाद स्वरूप जहांगीर ने राजौरी यानी कश्मीर के ब्राह्मणों को दंडित किया, अजमेर के वराह मंदिर को तोड़ा और गुजरात के जैनियों को सजा दी। विदेशियों के दौरे की बात करें तो जहांगीर का काल विदेशियों के दौरे के लिए भी याद किया जाता है, क्योंकि यहीं से होता है अंग्रेज़ों का आगमन। और जब आप आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो शुरुआत भी यहीं से करेंगे। तो आप पाएंगे कि जहांगीर के समय में आने वाले जो विदेशी यात्री थे, काफ़ी हद तक भारत में जो ब्रिटिश राज्य आया उसके पीछे उनका हाथ होता है। तो 2 प्रमुख आते हैं, कैप्टन हॉकिंस और टॉमस रो। तो ये जहांगीर के शासनकाल में ही व्यापारिक अनुमति प्राप्त करने भारत आए थे। तो हॉकिंस की बात करें तो ये 1608 में भारत में आया सूरत में। वह इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का एक पत्र लेकर के आया था और वो पत्र था अकबर के नाम पे। तो लेके आया, किसके दरबार में आया? जहांगीर के। नाम किसके था? अकबर के। दरअसल होता क्या है, जब वो भारत पहुंचता है तो सम्राट अकबर की मृत्यु हो चुकी थी 1608 में, चूँकि 1605 में तो मृत्यु हो चुकी थी और जहांगीर बादशाह बन गया था। तो पहले आज की तरह इतना सूचना तंत्र नहीं होता था, लेकिन वो जहांगीर की, तो आप थोड़ा सा क्रम याद रखेंगे कि जहांगीर के दरबार में आता है, लेकिन अकबर के नाम से एक पत्र ले आता है जेम्स प्रथम का। ठीक है, तो वो कहाँ आता है ये? तो ये आता है आगरा में। तो हॉकिंस जहांगीर से कहाँ मिला? आगरा में।
कब? 1609 में। तो 1609 में आगरा में मिला और उसने बड़ी चतुराई से फ़ारसी में बात करी। तो जब वो फ़ारसी में बात करता है तो जहांगीर बड़े खुश होते हैं, कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि से सम्मानित करते हैं। उसके बाद जो दूसरा यात्री था सर टॉमस रो, ये 1615 में आता है। इसको भी जेम्स प्रथम ने भेजा। टॉमस रो ने जहांगीर से सूरत में अंग्रेज़ों को व्यापार करने के लिए फरमान प्राप्त करने में सफल हुआ। एक अन्य यात्री देखें तो फ्रांसिस्को पल्सर्ट जो है वो भी जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा पर आया था। नवंबर 1627 में भीमवार नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो जाती है। जहांगीर को लाहौर के निकट शाहदरा नामक स्थान पर रावी नदी के किनारे दफनाया गया। जहांगीर का अगर मूल्यांकन करें तो इसको कई भाषाओं का जैसे पारसी, तुर्की, अरबी आदि भाषाओं का ज्ञान था, न्यायप्रिय शासक था। इसने रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया 1612 में। जो जहांगीर के समय का युग है उसको चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। उस समय सर्वोत्कृष्ट चित्रकार थे वो थे उस्ताद मंसूर। उस्ताद मंसूर को उपाधि दी गई थी नादिरुल अस्र, मंसूर अस्र, ये थोड़ा याद रखेंगे। और अबुल हसन को उपाधि दी गई थी नादिरुल जमा, हसन जमा। तो मंसूर अस्र, हसन जमा, थोड़ा याद रखिएगा। उस्ताद मंसूर को नादिरुल अस्र और अबुल हसन को नादिरुल जमा की उपाधि प्रदान की गई। और आपने पहले भी देखा कि न्याय दिलाने के लिए न्याय की प्रतीक सोने की जंजीर अपने महल के बाहर उसने लगवाया था। तो एक सफल उदार शासक के रूप में आता है, प्रजा की भलाई भी चाहता है, लेकिन कई परिस्थितियों में उसकी आलोचना भी होती है। जैसे कि सिख गुरु अर्जुन देव को उसने मृत्युदंड दिया, शेख अहमद सरहिंदी को उसने बंदी बनाया और दीन इलाही में दीक्षा देना बंद करवा दिया, जिसकी वजह से वो निंदा का पात्र भी बना। तो जहांगीर का हमने देखा वर्णन। तो छोटे छोटे इन लेक्चर्स में हम लोग लेंगे अलग अलग, फटाफट इसको रिवाइज़ करेंगे। इसके बाद ठीक दूसरा भी लेक्चर आएगा जिसमें शाहजहाँ से संबंधित जो बातें हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे, शाहजहाँ का शासनकाल देखेंगे। काफ़ी इसमें इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो इसको हम लोग आगे अपने क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।